नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हम सामान्य विज्ञान की क्लास में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत एवं चुंबक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट, विद्युत एवं चुंबक। विद्युत एवं चुंबक टॉपिक से आपके डिफेंस के जितने भी एग्जाम हो, चाहे आर्मी का जीडी हो, क्लर्क हो या जो टेक्निकल का पेपर होता है, उसमें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन आते हैं। उन 25 क्वेश्चनों में से कम 2 या 3 क्वेश्चन विद्युत एवं चुंबक टॉपिक से लिए जाते हैं। या आपके नेवी के 2 पेपर होते हैं, एक तो नेवी एसएसआर, एक नेवी डबल ए। इन दोनों में भी आपके फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, या आपके एयरफोर्स का एक्स ग्रुप का एग्जाम होता है, उसमें भी फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। तो जिन पेपर में फिजिक्स के 25-30 क्वेश्चन आते हैं, उनमें इस टॉपिक का बड़ा ही विशेष महत्व है, क्योंकि विद्युत और चुंबक ये टॉपिक एक ऐसा है जो आपके 11th और 12th की बुकों में डिस्कस किया गया है। और ये जो नेवी के एसएसआर, डबल ए या एयरफोर्स का एक्स ग्रुप हो या आर्मी का टेक्निकल हो, ये एग्जाम 12th साइंस के स्टूडेंट ठीक 12th क्लास के बाद देते हैं। इसका मतलब इस एग्जाम में वो टॉपिक ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं जो 12th के बुकों में होते हैं। तो ये जो एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें से कम इन एग्जामों में 2 से 3 या 3 से 4, कभी कभार जो एग्जामिनर होता है वो एक टॉपिक को ज़्यादा वरीयता देता है, उस स्थिति में 5 से 6 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को हमें अच्छी तरह समझना है। पहले हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे पहले विद्युत के बारे में। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत को समझने के लिए हमारे मस्तिष्क में विद्युत जैसे हम टॉपिक उठाते हैं, मस्तिष्क में पहला क्वेश्चन आता है कि आवेश क्या होता है, या आवेश टॉपिक को हमें विस्तार से पढ़ना पड़ता है अगर हमें विद्युत को समझना है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आवेश। चार्ज। आवेश जैसे आपने बचपन में एक जो दैनिक घटना है वो देखी होगी या अभी भी आप करते होंगे कि जैसे किसी कंघी या प्लास्टिक की स्केल को आप सिर के बालों पर रगड़ते हो, तो आप देखते हो कि वह कंघी या प्लास्टिक की स्केल कागज के कुछ टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह घटना आपने देखी होगी या स्वयं इसका प्रयोग किया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि वो कंघी और प्लास्टिक स्केल है वो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है? ऐसा क्यों हुआ कि जब हमने उस कंघी या उस प्लास्टिक की स्केल को अपने सर के बालों पर रगड़ा, तो उसमें एक ऐसा गुण आ गया जो दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, और उसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। एक उदाहरण ये। दूसरा, कभी कभार आप देखते हो किसी प्लास्टिक की कुर्सी के पास आप जाते हो, उसको टच करते हो, तो आपके जो शरीर के जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा भी किस कारण हो रहा है? वही आवेश के कारण हो रहा है। तो आवेश अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो एक वस्तु में अन्य दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसी गुण को आवेश कहते हैं। जैसे हमने अपने सिर पर एक कंघी को रगड़ा, तो हमारे सिर के बालों में और कंघी में घर्षण हुआ। घर्षण होने के कारण कंघी में एक ऐसा गुण आ गया जो कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और उसी गुण को हम क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे।
इसकी नॉर्मल सी परिभाषा है और हमें इसी परिभाषा को समझना है। और भी परिभाषाएं होती हैं लेकिन नहीं देखना उनको, वो 12th की अलग स्टैंडर्ड की परिभाषा है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर किसी एक वस्तु में अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। तो यहाँ पर हम परिभाषा लिख रहे हैं या मैंने बोल दी है, आप नोट कर लेना। ये हो गई। अब आवेश के बारे में सर्वप्रथम बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? थेल्स। आवेश के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया। इसने क्या बताया? वही अभी हमने बोला, वो कि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़े तो एक वस्तु पर अन्य वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, इसी गुण को हम क्या कहते हैं? आवेश। फिर आवेश दो प्रकार का होता है, एक आपके धनावेश पॉजिटिव चार्ज और एक आपका ऋणावेश नेगेटिव चार्ज। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो धनावेश आएगा, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो ऋणावेश आएगा। इस बात को समझ लेना। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है उसका मतलब उस पर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उस वस्तु में ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। अब आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। ये किसने बताया? तो ये बताने वाला वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, कि आवेश दो प्रकार का होता है, इनके नाम धनावेश और ऋणावेश होंगे। ये किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवेश के प्रकारों के बारे में बताने वाला, या आवेश दो प्रकार का होता है, या धनावेश या ऋणावेश को नाम देने वाला, कि हम इस आवेश को धनावेश कहेंगे, इस आवेश को ऋणावेश कहेंगे, बताने वाला वैज्ञानिक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए कि आवेश के बारे में सर्वप्रथम थेल्स ने बताया, लेकिन आवेश दो प्रकार का होता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पे क्यू लिखा है, इसका मतलब आवेश की बात कर रहा है। अब हमें इसका सूत्र पता करना है, इसका मात्रक पता करना है। ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सूत्र बनाने के लिए आपको विद्युत धारा की परिभाषा आनी चाहिए। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। और हम सबको पता है कि जहां पर दर आता है उसका मतलब विज्ञान में हम बोलेंगे समय का भाग देना होता है। दर का मतलब रेट निकालना। किसी की भी हम दर निकालें उसका मतलब समय का क्या जाएगा? भाग जाएगा। तो समय का तो भाग देंगे, और मेन शब्द कौन है? आवेश। तो विद्युत धारा का यहां से फॉर्मूला आएगा, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अब यहां से हम आवेश का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये रहा आवेश, इसको अकेला करना है, इसके बट्टा में कौन आ रहा है? समय। समय को उधर भेज देता है, इसके बट्टा में तो उधर जाएगा तो गुणा। तो आवेश का जो फॉर्मूला बनेगा, आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से। तो Q बराबर I इंटू टी। इसका फॉर्मूला बनेगा Q बराबर I इंटू टी। अब हम इसका मात्रक निकाल देते हैं। हमें फॉर्मूला मिल गया तो हम मात्रक निकालेंगे। इसके हम मात्रक लिखेंगे। पहला हम निकालेंगे ऐसे ही मात्रक। हम सबको पता है कि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है और समय का सेकेंड। तो इसका ऐसे ही मात्रक बनेगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलेंगे? कूलाम बोलेंगे। क्योंकि कूलाम एक वैज्ञानिक है जिसने दो बिंदु आवेशों के मध्य उत्पन्न होने वाले आकर्षण तथा
प्रतिकर्षण बल के बारे में बताया। इस कारण उसके समान में आवेश का मात्रक कूलाम रखा गया है। और आपके फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशियों के मात्रक वैज्ञानिक के नाम के आधार पर रखे गए हैं, उनका जो अक्षर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। तो यहाँ पर हम कैपिटल सी लिखेंगे। कूलाम को हमेशा कैपिटल सी से लिखते हैं क्योंकि कूलाम एक वैज्ञानिक है और उसके समान में हम बड़ा अक्षर लिखेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से और समय को T से। तो Q बराबर I इंटू टी बना। हम सबको पता है कि I का जो मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक सेकेंड। इसका मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड आपके आवेश का मात्रक हो सकता है। और एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। और कूलाम को हमेशा कैपिटल C से लिखते हैं। अब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आवेश का SI मात्रक क्या है? आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, लेकिन हो सकता है कूलाम ऑप्शन में नहीं मिले, उस स्थिति में एम्पियर इंटू सेकेंड मिल सकता है जो इसके फॉर्मूले से बना है। अब इसके हम अन्य मात्रक देखते हैं। SI मात्रक पता चल गया। अन्य मात्रक सीजियस पत्ती में क्या मात्रक होगा? सीजियस पत्ती में जो मात्रक होगा वो होगा स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। तो सीजियस पत्ती में अगर आवेश का मात्रक पूछे तो स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। इसका एक अन्य मात्रक भी होता है, वो कौन सा होता है? वो होता है फैराडे। अन्य मात्रक होता है फैराडे। देखो, हम विज्ञान में जब मात्रकों की बात करते हैं तो हमारे सामने तीन शब्द आते हैं: फैराडे, फैरड, फैदम। फैराडे आवेश का मात्रक है, फैरड विद्युत धारिता का मात्रक है, और फैदम के द्वारा हम समुद्र तल की गहराई माप सकते हैं। फैदोमीटर एक यंत्र आता है जिसके द्वारा हम समुद्र की गहराई माप सकते हैं। तो फैदम क्या होता है? फैदम होता है समुद्र की गहराई मापी जा सकती है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक, और फैराडे आपके आवेश का मात्रक। तो ये जो तीनों शब्द है, सिमिलर राशि दिख रहे हैं, सेम का सेम, लेकिन तीनों अलग अलग मात्रक है, इनको थोड़ा याद रखना। अभी हम बात कर रहे थे कि जो आवेश है, आवेश का एक अन्य मात्रक फैराडे होता है, और ये फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। 96,500 कूलाम को हम एक फैराडे कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसके हमने तीन मात्रक पढ़े, तीनों एग्जाम पूछे जा सकते हैं। अगर आपको आवेश का ऐसे ही मात्रक पूछे तो कूलाम ऑप्शन नहीं मिले तो एम्पियर इंटू सेकेंड मिलेगा। सीजियस पत्ती में मात्रक पूछे तो आपके स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। अन्य मात्रक पूछे तो फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम पता करते हैं कि जो आवेश है किस प्रकार की भौतिक राशि है, सदिश या अदिश। ये आपके अदिश राशि है, क्योंकि आवेश में केवल परिमाण होता है। ऐसे लिखेंगे 5 कूलाम, 2 कूलाम, लेकिन कभी भी दिशा नहीं होगी। तो ये आपकी एक प्रकार की अदिश राशि है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको थोड़ी और चीजें ध्यान रखनी है आवेश के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये याद रखना है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो वैल्यू होगा वो आपके 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम, -19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो ये हमने कुछ चीजें आवेश के बारे में पढ़ी, क्योंकि हमने बोला कि अगर हमें विद्युत टॉपिक को स्टार्ट करना है तो आवेश की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये हमने कुछ चीजें पढ़ी है। और इसमें एक और चीज हम देख सकते हैं, आपने सुना होगा कि जो समान आवेश होंगे प्लस प्लस या माइनस माइनस, जिसे हम सजातीय आवेश भी कहते हैं, उनमें हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान या सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। अगर आप प्लस प्लस या माइनस माइनस
आवेश को पास पास लाए तो वो एक दूसरे को धक्का देंगे। इसका मतलब हम कहेंगे कि समान या सजातीय अर्थात प्लस प्लस या माइनस माइनस में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। यदि आप विपरीत आवेश या असमान आवेश आए तो उनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। इसे हम बोलेंगे असमान या विजातीय आवेश। तो ये आवेश का एक गुण याद रखना कि समान या सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान या विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। इस बात को ध्यान रखना। इसी के साथ ये हमने आवेश पढ़ा, आप नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है आपके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको याद रखना है, आगे काम आएगा हमारे पूरे टॉपिक में। तो एक बार आपने नोट कर लिया या स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं और हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही हमने आवेश पढ़ा उसके तुरंत बाद विद्युत धारा टॉपिक वो पढ़ते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अभी हमने पढ़ा कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाता है, विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाएगा। और हमने ये भी पढ़ा कि जहां पर दर शब्द आता है उसका मतलब समय का भाग देना होता है। तो मेन शब्द क्या है इसमें, आवेश। प्रवाह ये कोई शब्द नहीं है, ऐसे ही हम साथ जोड़ रहे हैं परिभाषा में। मेन शब्द क्या है, आवेश, और उसकी क्या है, दर। मतलब आवेश में किसका भाग देंगे, समय का। आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, इसका फॉर्मूला बना। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करेंगे, आवेश को Q से और समय को T से। तो I बराबर Q/T। इसका मात्रक भी निकाल देते हैं। तो इसका पहले ऐसे ही मात्रक लिखते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक निकालना है तो हमारे पास जो भौतिक राशियां हैं, एक तो आवेश है और दूसरा समय, इनके मात्रक पता होना चाहिए। हम सबको पता है कि आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलाम होता है और समय का ऐसे ही मात्रक सेकंड होता है, कूलाम/सेकंड। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो अब आपको याद रखना है कि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। कभी कभार एम्पियर ऑप्शन में नहीं मिले तो क्या मिलेगा, कूलाम/सेकंड, ये मिलेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले से बन रहा है। ये तो इसका ऐसे ही मात्रक हो गया। अन्य मात्रक देखो थोड़ा, अन्य मात्रक एक तो होता है मिली एम्पियर। मिली मतलब 10⁻³ तो कभी कभार जब नंबरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर दे दिया जाता है 1 मिली एम्पियर और हम सीधा एक ही मतलब आई का जो वैल्यू है वो एक लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वहां पर क्वेश्चन क्या हो जाता है, गड़बड़। तो शब्दों को पकड़ना है। मिली का मतलब 10⁻³ कभी कभार आप पूछे माइक्रो एम्पियर,
तो 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। ऐसे आ सकता है साइन और इसका म्यू ए माइक्रो एम्पियर। ये बात समझ लेना। किसके दो अन्य मात्रक थोड़ा देख लेना। एक तो मिली एम्पियर, मिली का मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर मतलब 10 की पावर -6 एम्पियर। वैसे आपके विद्युत धारा का जो ऐसे ही मात्रक वो एम्पियर होगा, या वो ऑप्शन में नहीं मिले तो कूलाम प्रति सेकेंड मिलेगा। अब चलो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा आपके अदिश राशि है सदिश। आप बोलोगे सर ये सदिश होनी चाहिए। विद्युत धारा की एक दिशा होती है हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर, या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इसकी दिशा होती है। फिर भी ये कैसी है, अदिश राशि है। विशेष तौर से ध्यान रखना, विद्युत धारा की दिशा होती है फिर भी ये अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि ये सदिशों के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। जब कभी कभार वैसे आपके टॉपिक में सदिश टॉपिक नहीं है, 11th क्लास में चैप्टर है कि सदिशों का बीजगणित योग क्या होता है, अर्थात हम दो सदिशों को जोड़े तो जो तीसरी राशि प्राप्त होगी वो भी सदिश होगी, दो सदिशों का गुणनफल भी सदिश होगी, दो सदिशों का भाग है वो भी सदिश होगी। इस प्रकार कुछ सदिशों के बीजगणितीय नियम होते हैं, उनका ये विद्युत धारा पालन नहीं करती। इस कारण ये कैसी बनी, अदिश राशि बनी। अगर आपको कोई पूछ ले कि अदिश राशि क्यों, तो उत्तर आएगा सदिशों के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती है। तो जैसे आपको एग्जाम में पूछा कि विद्युत धारा कैसी राशि है, आपके दिमाग में आया इसकी दिशा होती है, आप सीधा करोगे सदिश। सदिश राशि नहीं होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिशों के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करते। हालांकि इसकी दिशा तो होती है, विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। इसकी दिशा तो होती है, फिर भी ये कैसी है, अदिश राशि है। इसका कारण पूछे तो सदिशों के बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करती। अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला बना लिया, इसकी परिभाषा, इसके मात्रक पढ़ लिए, ये कैसी राशि ये भी पढ़ लिया। अब थोड़ा आगे देखते हैं। विद्युत धारा की दिशा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा अगर आपको विभव के संदर्भ में पूछे तो अलग आंसर आएगा, आवेश के संदर्भ में पूछे तो अलग आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन की गति के संदर्भ में पूछे तो अलग उत्तर आएगा। तो पहला देखते हैं, पहला हम विभव के संदर्भ में। तो जो विद्युत धारा है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। अगर आपको विभव के संदर्भ में पूछे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो जो आपके विद्युत धारा है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होगी। अगर आपको आवेश के संदर्भ पूछे तो विद्युत धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है, हमेशा आपके धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होगी। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन की गति के संदर्भ में पूछे, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जैसे कोई तार है जिसको हमने बैटरी से जोड़ रखा है, ये बैटरी का धन टर्मिनल है और ये बैटरी का ऋण टर्मिनल है। तो जो तार का जो सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ वो कैसा हो जाएगा, धनात्मक, और तार का जो सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। और अभी हमने पढ़ा कि विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर, मतलब विद्युत धारा की दिशा ऐसे होगी कि नहीं होगी। अब हमें पता करना है इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेंगे। तो इसमें ये जो तार है इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं। हम सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश आता है, तो ये जो ऋणावेश है इसको ये धनावेश तो अपनी ओर खींचेगा, और ये जो ऋणावेश इसको ये धक्का देगा। इस ऋणावेश और इस ऋणावेश के मध्य तो क्या होगा, प्रतिकर्षण,
इसका मतलब वो तो उसको पीछे से धक्का देगा, और ये जो धनावेश है, इस धनावेश और ऋणावेश के मध्य क्या होगा, आकर्षण, तो ये खींचेगा ना वो धक्का देगा। फाइनली जो इलेक्ट्रॉन की गति की जो दिशा है वो किस प्रकार होगी, इस प्रकार होगी कि नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जबकि विद्युत धारा कहाँ जा रही, उस तरफ जा रही, और इलेक्ट्रॉन हमारी तरफ गति कर रहा। तो हम लिखेंगे विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तीसरा जो हमने पढ़ा, अगर आपको सेलों में पूछे कि सेलों में विद्युत धारा की दिशा क्या रहेगी, हम सबको पता है सेलों में दो टर्मिनल होते हैं, एक को हम एनोड कहते हैं और एक को हम कैथोड कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे तो पूरे पूरे सेल पढ़ेंगे, प्राथमिक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल क्या होता है। अभी आपको ये समझना कि सेलों में विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार होगी। तो एनोड हमेशा धनावेशित होता है और आपकी कैथोड ऋणावेशित होता है। तो इसमें जो आपके सेलों में विद्युत धारा की दिशा होगी वो एनोड से कैथोड की तरफ होगी, एनोड से कैथोड की तरफ। तो अभी हमने विद्युत धारा की दिशा को चार प्रकार से पढ़ा कि हमें विभव के संदर्भ में पूछे तो विद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अगर आपको पूछे कि आवेश के संदर्भ में तो विद्युत धारा धनावेश से ऋणावेश की ओर प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन की गति के संदर्भ में पूछे तो विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होता है। सेलों में पूछे विद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है। ये हमने विद्युत धारा की दिशा जानी। एक बार इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर इस तरफ वाला मैं रब कर रहा हूं थोड़ा। ये मात्रक विद्युत धारा अदिश राशि है, कारण मैंने बताया, इसका फॉर्मूला याद रखना। कभी कभार एग्जाम में सीधा फॉर्मूला दे दिया जाए, चार फॉर्मूले घुमा के दे दे, किसी में क्यू बटा में आ रहा, किसी में भाग में आ रहा, किसी में गुणा में आ रहा है, और बोल दे कौन सा सही है, तो आपको आई बराबर क्यू अपॉन टी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह। पहला अगर पूछिए कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, जो चालक होते हैं, आप बोलोगे कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके धनावेश के कारण, दूसरा प्रोटॉन के कारण, तीसरा न्यूट्रॉन के कारण, चौथा दे दे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। उत्तर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर आपको ऐसा पूछे कि जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है। हॉलों एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, हॉलों एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अर्धचालक होते क्या, आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहां पर देख लो कि कुछ ऐसे अचालक जो पहले तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, लेकिन उनमें अगर हम अशुद्धि मिलाई, उनका ताप बढ़े तो वो विद्युत धारा का प्रवाह करने लग जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। तो अशुद्धि मिलाएंगे तो हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और अशुद्धि वापस ताप बढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें हॉल हो जाए। तो जब अर्धचालकों में जो हॉल होंगे या जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके कारण उनमें क्या बहेगी, विद्युत धारा बहेगी। ये भी ध्यान रखना। अभी हमने दो चीजें पढ़ी, दोनों एग्जाम में पूछी जाती हैं।
कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है, उत्तर आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण आता है, होलो एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अब थोड़ा समझना, एक आता है विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य क्या होता है कि आपने पानी में नमक डाल दिया और ये जो नमक है जैसे इसमें घुलेगा और जैसे ही हम इसमें करंट विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो जो आपके नमक NaCl है वो आपके Na+ और Cl- में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। नमक के घोल में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो नमक का जो जलीय विलयन है वो आपके Na+ मतलब धनायन में और Cl- मतलब ऋणायन में विभक्त हो जाएगा। तो यहां पर जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो किस कारण होगा, धनायनों और ऋणायनों के कारण। ये पूछा जा सकता है कि विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है, तो धनायनों एवं ऋणायनों के कारण जो आयन बनेंगे। जैसे नमक के पानी में हम करंट प्रवाहित करें तो एक तो Na+ सोडियम धनायन बनेगा, एक Cl- आपके क्लोरीन ऋणायन बनेगा। तो उसमें सोडियम धनायन तथा क्लोरीन ऋणायन बनने के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब थोड़ा समझते हैं, एक आता है विसर्जन नलिका। इस बात को नोट करना, वैसे तो गैसों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, परंतु किसी गैस को उच्च दाब और कम ताप पर किसी नली में भर दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। उच्च दाब मतलब दबाकर और कम ताप मतलब उसको ठंडा करके यदि किसी नली में भर दिया जाए तो उसमें आपके विद्युत धारा का प्रवाह होगा और उस नली को हम कहते हैं विसर्जन नलिका। उस नली को हम क्या कहते हैं, विसर्जन नलिका। अब आपको क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमने गैस को उच्च दाब और निम्न ताप पर नली में भरा है जिसे हम विसर्जन नलिका बोलते हैं, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है, तो एक तो आपके धनायनों एवं इलेक्ट्रॉनों के कारण। इलेक्ट्रॉनों के कारण होगा। देखो अब जो भी एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन के आधार पर हमें उत्तर डिसाइड करना पड़ता है कि इसका आंसर हम कौन सा करें। जैसे हमने विद्युत धारा की दिशा को भी 4 प्रकार से पढ़ा और विद्युत धारा का प्रवाह हमने 4 चीजों में पढ़ा कि चालकों में क्या होगा, अर्धचालकों में क्या होगा, विद्युत अपघट्य विलयनों में क्या होगा या विसर्जन नलिका में क्या होगा। तो पहला हमने पढ़ा कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, अर्धचालकों में होलो एवं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, विद्युत अपघट्य विलयनों में आपके धनायनों तथा ऋणायनों के कारण होता है और विसर्जन नलिका में धनायनों तथा इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। एक बार इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं एक बार रब कर रहा हूं। चलिए, हमने विद्युत धारा की परिभाषा, उसका फॉर्मूला, वो कैसी राशि है, उसके मात्रक, उसकी दिशा क्या होगी, 4 तरीके से पढ़ा, उसका प्रवाह किसमें कैसा कैसा होगा वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन, ये विद्युत धारा को मापेंगे कैसे। तो विद्युत धारा के मापन के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम अमीटर कहते हैं। विद्युत धारा के मापन के लिए एक यंत्र होता है जिसे हम बोलते हैं अमीटर, और इस अमीटर को हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज। इस अमीटर को हमेशा परिपथ के
श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जो भी शब्द लिखा, प्रत्येक शब्द में क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन, विद्युत धारा के मापन के लिए कौन सा यंत्र? उत्तर अमीटर। दूसरा क्वेश्चन, अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? उत्तर है श्रेणी क्रम। तीसरा क्वेश्चन कि आपके जो भी शुद्ध अमीटर होता है, बिल्कुल प्योर या आदर्श बोल सकते हो उसको, आदर्श या शुद्ध, आदर्श अमीटर होता है, उसका प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। अब मेरे को एक बात बताओ कि प्रतिरोध क्या होता है? आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो जो भी हम तार यूज कर रहे हैं, वो तार किस पदार्थ के बने हुए हैं, उसकी लंबाई क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, उसके कारण तो आवेश प्रवाह में बाधा आ रही है। लेकिन जो हम यंत्र लगा रहे हैं, कम से कम उस यंत्र के कारण परिपथ में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। जो भी हम यंत्र लगा रहे हैं उसके कारण आपके परिपथ में बाधा नहीं आनी चाहिए। वो यंत्र तो क्या होना चाहिए? आदर्श। इस कारण आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। बार बार पूछा गया क्वेश्चन कि आदर्श जो प्रतिरोध आदर्श अमीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य। जब हम वोल्ट मीटर पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी देखेंगे कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, उसका उत्तर रहेगा अनंत। वो वहां पे पढ़ेंगे विभव और विभवांतर में। यहाँ पे बातें समझ में आ जानी चाहिए कि विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसे हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और आदर्श अमीटर का प्रतिरोध हमेशा शून्य, जीरो होता है। ये अमीटर के बारे में बात की। एक और यंत्र आता है जो विद्युत धारा का अल्प मान, बहुत ही कम मान की विद्युत धारा का पता लगा सकता है, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है कि कोई भी तार है, इस तार में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका पता लगाने वाला यंत्र है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर 11th-12th में जो साइंस के विद्यार्थी होते हैं, जब प्रयोगशाला में फिजिक्स के प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पर ये उपकरण आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इस प्रकार होता है कि एक ऐसा डब्बा होता है जिसमें ऊपर की तरफ आपके धनावेशित भाग और एक ऋणावेशित भाग, और इसमें एक स्केल लगी होती है, पैमाना स्केल, और एक सुई लगी होती है जो बिल्कुल जीरो पे होती है, बीच वाले जीरो पे। ऐसा हमने एक उपकरण देखा होगा। और यहां से दो एक तार ले जाते हैं और जिसमें हमें देखना है कि इस तार में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको टच करते हैं। तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं, ये जो सुई है वो हिलने डुलने लगती है, इसका मतलब उसमें करंट आ रहा है। तो हम इसका उपयोग कहां पे करेंगे? विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, या अल्प मान की जो विद्युत धारा होती है, बहुत ही कम मान की, उसका हम इस यंत्र द्वारा मापन कर सकते हैं। तो इसका हम लिख लेते हैं कि इसका उपयोग कहां पे करते हैं? विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए या बोल सकते हैं अल्प मान की धारा का मापन करने के लिए। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको यहां तक कि विद्युत धारा का मापन हम दो यंत्र द्वारा कर सकते हैं, एक तो अमीटर द्वारा और दूसरा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर द्वारा हम अल्प मान की विद्युत धारा का मापन भी कर सकते हैं और साथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता भी लगा सकते हैं। ये हमने विद्युत धारा का मापन पढ़ा। इसी के साथ लगभग जो विद्युत धारा टॉपिक है वो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने सर ये फॉर्मूला तो पढ़ा कि विद्युत धारा का I बराबर Q/T होता है। इसका मतलब अगर हमें क्वेश्चन में आवेश दे और समय दे तो हम विद्युत धारा का मापन कर लेंगे। लेकिन कभी कभार ऐसा दे दिया जाता है कि
किसी विद्युत परिपथ में 5 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तब विद्युत धारा का कितना मान होगा। उस स्थिति में हम क्वेश्चन कर नहीं पाते। मैं थोड़ा इस बात को समझ, ऐसे क्वेश्चन भी अभी करेंगे, एक बार आप इसको नोट कर लो। चलो आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी हमने बोला कि विद्युत धारा का जो फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन टी। आपको एग्जाम में दे दे 5 कूलाम आवेश 2 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो आप क्या करोगे, 5/2 2.5 एम्पियर उत्तर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा बोल दे कि किसी विद्युत परिपथ में जो चालक तार है उसमें से 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो उसमें विद्युत धारा का मान कितना होगा। उसके लिए हमें विद्युत धारा का एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। कैसे, थोड़ा समझना। ये एक चालक तार है जिसको हमने बैटरी से जोड़ा है। चालक तार का जो सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वो धनावेशित हो जाएगा और चालक तार का जो सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। और हम सबको पता है कि इसमें धारा हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर बहेगी और इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आपके धारा की विपरीत दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे। अब मैं आपको बोलूं कि अभी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन गति करा है तो इस चालक तार में आवेश की मात्रा कितना, आप बोलो Q बराबर 1E। अगर मैं बोलूं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गति करे तो आवेश की मात्रा कितनी, आप बोलोगे सर Q बराबर 2E। अगर मैं बोलूं कि इस चालक तार में 3 इलेक्ट्रॉन गति करे तो आवेश की मात्रा कितनी, Q बराबर 3E। 4 इलेक्ट्रॉन गति करे तो आवेश की मात्रा Q बराबर 4E। इसका मतलब हम कहेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन गति करें उनकी संख्या और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है अगर हम उसको गुणा करें तो हमें आवेश की मात्रा मिल जाएगी। यहां पर जो E दिख रहा है आपको, ये E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो अगर इस विद्युत परिपथ में n इलेक्ट्रॉन गति करे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन, तो Q बराबर आवेश की मात्रा क्या होगी, Q बराबर n। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत परिपथ में n इलेक्ट्रॉन गति करे तो आवेश की मात्रा Q बराबर n, जहां पर n क्या है, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जिसका मान आपके 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन टी। Q का वैल्यू हमें मिल गया Ne, अभी मिला नहीं मिला, Ne अपॉन टी। उस स्थिति में ये फॉर्मूला हम लगाएंगे विद्युत धारा का। उस स्थिति में हम ये फॉर्मूला विद्युत धारा का लगाएंगे कि यदि हमें ऐसा दे दे कि 5 सेकेंड में 15 इलेक्ट्रॉन उस विद्युत परिपथ से गुजर रहे हैं तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो आप बोलोगे सर n का वैल्यू 15, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और आपको समय दे रखा है 5। ये कटेगा 3 बार और ये जाएगा आपके 4.8 × 10⁻⁻19 एम्पियर। ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार करने हैं। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यदि आपको 1 कूलाम आवेश दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी।
वैसे तो उत्तर याद करना है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलाम अगर आवेश है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन उस चालक तार में होंगे, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या सिस्टम। तो इसको मैं रब कर रहा हूं और आगे एक बार वो देख लेते क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हमने पढ़ा कि यदि किसी विद्युत परिपथ में से n इलेक्ट्रॉन गुजरे तो आवेश की मात्रा का जो फॉर्मूला होगा Q बराबर NE। यहां पर हमें इसने बातों बातों में Q का वैल्यू एक कूलाम दे दिया है। इसने बोल दिया एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। इसने बातों बातों में Q का वैल्यू दे रखा है और ये जो E है इसका मान हमें पहले ही पता है कि E क्या है। E आपके इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, जिसका हमें वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और हमें क्या निकालना है, इस n का वैल्यू निकालना है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये हमें पता करना है। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, जिसमें से दो चीजें हमें दे रखी है और तीसरी निकालनी, आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम इसका n का फॉर्मूला निकाल दें। n को अकेला करना है, n के साथ कौन आ रहा, e को इसके उसके गुणा में तो इसके बट्टा में Q/E। Q का वैल्यू दे रखा है एक, E का वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पॉइंट हटा दे, ऊपर 10 आएगा, इसको ऊपर भेज दे, 10 इंटू 10 की पावर +19 हो जाएगा। जो नीचे 10 की पावर -19 था ना, ऊपर जाने पर 10 की पावर +19 हो जाएगा और नीचे क्या बचा, 16 बचा। पॉइंट तो हटा देना हमने। अब थोड़ा समझना कि हम 10 में 16 का भाग दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इस कारण इस 19 के पास से एक 10 ले रहा है, तो एक 10 पहले था, एक 10 यहाँ से लिया, 10 इंटू 10 कितना बना 100, और 10 की पावर 19 में से एक 10 चला गया, 10 की पावर 18 बचा अपॉन 16। अगर आप 100 में 16 का भाग देते हो कितना आएगा, 6.25 और ये 10 की पावर 18। इनका कोई मात्रक नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो दो कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका डबल, 3 में इसका ट्रिपल, 4 में इसका 4 गुना। इस बात को समझ लेना है। ये सेम का सेम क्वेश्चन ये पूछे कि 1 एम्पियर यदि किसी विद्युत परिपथ में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो इसका सेम का सेम यही उत्तर रहेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि I बराबर Q/T। अगर हमें विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर करना है तो इस कूलाम के मान को भी 1 कूलाम करना पड़ेगा और समय को भी कितना करना पड़ेगा, 1 कूलाम करना पड़ेगा, 1 सेकंड करना पड़ेगा समय को, तब विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर आएगा। तो सेम का सेम क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उत्तर वही 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा पूछे कि 1 एम्पियर किसी परिपथ में से प्रवाहित हो रहा विद्युत धारा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो सेम का सेम उत्तर 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये चीज भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। हमने खूब सारी चीजें पढ़ी विद्युत से संबंधित, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पहले आवेश के बारे में, उसके बारे में विद्युत धारा के बारे में, और फिर उसके कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी सॉल्व किया। तो अगर आपको सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के
जो फिजिक्स भौतिक विज्ञान की जो क्लासेस चल रही है, विभिन्न टॉपिक वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं आपके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उन पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सामान्य विज्ञान की जो जानकारी है वो प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंच सके। तो जय हिंद, जय भारत।